दोस्तों टाटा कैपिटल का 15,000 करोड़ का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 310 रुपए से 326 रुपए पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 46 शेयर्स हैं। ये जो पूरा इशू साइज है 15,000 करोड़ का, इसमें से लगभग 7,000 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी बचा हुआ जो 8,000 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है। और ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा है, जहां पर इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 13 अक्टूबर की रखी गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। तो ये एक टाटा ग्रुप की एनबीएफसी है। इवन इंडिया के हिसाब से देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो कि इंश्योरेंस सेल करती है, क्रेडिट कार्ड सेल करती है, इसके अलावा एचएनआईज और रिटेल क्लाइंट्स के लिए वेल्थ मैनेजमेंट भी करती है। बेसिकली इनके पास 25 प्लस लैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं और पूरे इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें इंडिया की 27 स्टेट्स और यूटीज में मिलाकर 1109 लोकेशन में इनकी 1506 ब्रांचेस हैं। तो कंपनी का काम बहुत सिंपल सा है, जो कि आपको समझ आ गया है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। इवन 2024 में 18,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 2025 में सीधा 28,000 करोड़ हो चुका है। बाकी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, एबिटा भी लगातार बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी बोरोइंग भी बढ़ रखी है। अब वैसे तो हमने आपको बताया है कि जो बोरोइंग होती है वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक एनबीएफसी है, तो इस केस में कंपनी के पास जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं से आता है, तो वो उनके लिए बोरोइंग ही होती है और उस पैसे का यूज करके ही तो कंपनी आगे लोन देती है। तो इस केस में ये जो बोरोइंग है ये नेगेटिव नहीं मानी जाती है। और आपको बता दूं कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 6.6 का है, जो कि इस केस में नेगेटिव नहीं है। यानी ये बैंक्स और एनबीएफसी के केस में नेगेटिव नहीं होता है, बाकी ऑलमोस्ट सभी कंपनी में ज्यादा डेट होना अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 12.5%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11% के आसपास है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एवरेज है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4 का है, जो कि एक ठीक नंबर है। परसेंटेज वाइज देखें तो इनका रेवेन्यू 56% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% बढ़ा है। और रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो 1,38,000 करोड़ की है, यानी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो अब आपको इसके फाइनेंशियल्स भी क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहां पर एक लॉट जो है उसमें 46 शेयर्स हैं, जिसमें आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो मोटा मोटा 15,000 रुपए के आसपास होगा। और बाकी कैटेगरी में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो चलिए अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसका जो ट्रस्ट है और ब्रांड है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, इनका जो ब्रांच नेटवर्क है पूरे इंडिया में फैला हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1516 के आसपास इनके पास ब्रांचेस हैं। इनकी जो टीम है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसके अलावा इनके पास लैंडिंग एंड नॉन लैंडिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे तरीके के हैं। अब इसकी वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है या बैंक्स भी होते हैं, उन सब के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं, और कई बार अगर रेगुलेशन सही से फॉलो ना किए जाए तो हैवी पेनल्टी भी लगाई जाती है। दूसरा, इस कैटेगरी में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। एनबीएफसीज के अलावा डायरेक्टली बैंक से भी इनका कंपटीशन होता है। और तीसरा, इस टाइप की कंपनीज के ऊपर क्रेडिट रिस्क भी बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने बड़ा लोन ले रखा है और उसने पेमेंट नहीं की तो फिर कंपनी को नुकसान हो सकता है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आज के टाइम पर आपको पता है कि लोग हर सामान लोन लेके खरीद रहे हैं, मोबाइल भी लोन लेके खरीद रहे हैं, तो वहां पर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आगे लोन्स दे सकते हैं। दूसरा, आज के टाइम पे डिजिटल लैंडिंग तरीकों का यूज करते हैं, जिसकी डिमांड ज्यादातर बढ़ती जा रही है। लोग मोबाइल के थ्रू ही आजकल लोन लेना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू ही आजकल क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर लेते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मोबाइल के थ्रू ही बाय कर लेते हैं, जिसमें इनके पास अच्छी खासी एज है, क्योंकि ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और रही बात इससे जुड़े हुए रिस्क की, तो सबसे पहले अगर कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो वहां पर जो लोगों को इन्होंने लोन दे रखा है उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, मार्केट वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट भी इनके बिजनेस को काफी इंपैक्ट करते हैं।
तो अब आपको इस कंपनी के बारे में मोटी मोटी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब हम इसके जीएमपी को भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, वो भी क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, जिसमें 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी दे रखा है, आप वहां पर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रही बात इसकी जीएमपी की, तो वो 7% के आसपास चल रहा है, ये आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन आपको सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।